अब की बार ट्रंप सरकार, ये नारा तो आप लोगों को याद ही होगा। 10 साल पहले जब अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप खड़े हुए थे तो उन्होंने भारत के अंदर बाकायदा चुनावी रैली की थी। जैसे हमारे देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने लिए चुनावी रैली करते हैं, वैसी ही रैली डोनाल्ड ट्रंप के लिए की थी। आप लोगों को याद होगा, जो बच्चे थे उनको शायद ये बात मालूम ना हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो हमेशा नारा दिया कि अब की बार मोदी सरकार, उस नारे की जगह अब की बार ट्रंप सरकार, ट्रंप के लिए यह नारा लगाया था। लेकिन अब वही ट्रंप भारत को अपना असली रंग दिखा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप अगर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माई फ्रेंड कहकर संबोधित कर देते हैं, यानी अपना दोस्त बता देते हैं, तो हमारे देश की मीडिया के लिए यह बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है। डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी को बर्थडे विश करते हुए माई फ्रेंड कह देते हैं तो गोदी मीडिया डंका पीटना शुरू कर देता है। अरे डोनाल्ड ट्रंप से अच्छे दोस्त तो हमारे और हैं। रूस हमारा इतना अच्छा दोस्त है, ईरान हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, और भी कुछ देश हैं जो काफी करीब हैं। लेकिन अमेरिका को न जाने क्यों हमारा मीडिया भी हमेशा सर पर चढ़ा कर रखता है। फिलहाल टॉपिक पर आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप अब दोबारा से राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के, और कैसे कैसे फैसले हमारे देश के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप ने लिए हैं आप सभी को मालूम होगा। टैरिफ लगा दिया। भारत और पाकिस्तान के बीच अभी जो जंग हुई थी उसके सीज फायर का हमेशा क्रेडिट लेते रहते हैं कि दोनों देशों ने मुझसे कहा तो मैंने सीज फायर करवाया। बहुत सारे अप्रवासी लोग जो अमेरिका के अंदर रह रहे थे उनको सेना के हेलीकॉप्टर में हथकड़ियों से जकड़कर भारत भेजा। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ ही बात कर रहे हैं। अब एक और बहुत बड़ा फैसला लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, और यह फैसला भारत के लिए बहुत बड़ा नुकसान साबित होगा। दरअसल ईरान के अंदर एक चाबहार बंदरगाह है। इस चाबहार बंदरगाह के बारे में आपने पहले भी कई बार मेरे मुंह से सुना होगा। ईरान की चाबहार एक ऐसी बंदरगाह है जिसका इस्तेमाल भारत बहुत ज्यादा करता है। भारत ने खुद ईरान की इस चाबहार बंदरगाह को बनाने में बहुत पैसा खर्च किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 85 मिलियन डॉलर, करीब 749 करोड़ रुपए इस चाबहार बंदरगाह को संचालित करने में भारत ने खर्च कर दिए हैं। ऐसा किसी और बंदरगाह के लिए भारत ने नहीं किया है कि खुद पैसा लगाया हो वहां पर, लेकिन भारत ने इस चाबहार बंदरगाह पर पैसा लगाया। पिछले 10 साल से भारत इसकी देखरेख कर रहा है। दरअसल भारत की तवज्जो इस चाबहार बंदरगाह पर इसलिए ज्यादा है क्योंकि ये एक ऐसी बंदरगाह है जो पाकिस्तान को बाईपास करके भारत को मिडिल ईस्ट से और यूरोपीय देशों से जोड़ती है, साथ ही साथ अफगानिस्तान से भी कनेक्ट रखती है भारत को। ये चाबहार बंदरगाह अगर नहीं होती तो शायद पाकिस्तान का सहारा लेना पड़ता जाने के लिए मिडिल ईस्ट में, अफगानिस्तान या फिर यूरोप में। लेकिन इस चाबहार बंदरगाह की वजह से पाकिस्तान को हम बाईपास कर देते हैं और हमारे जो जहाज हैं वो डायरेक्ट मिडिल ईस्ट में, अफगानिस्तान में और यूरोप में पाकिस्तान के बिना पहुंच सकते हैं। इसीलिए भारत इस चाबहार बंदरगाह पर बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहा था। लेकिन अब अमेरिका ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। यूनाइटेड नेशंस के त्वरित प्रतिबंधों को लेकर अमेरिका ने ईरान की इस चाबहार बंदरगाह पर प्रतिबंध लगा दिया है। 27 सितंबर से ये प्रतिबंध लागू हो जाएंगे। अमेरिका ने सभी देशों को धमकी दे दी है कि प्रतिबंध लागू होने के बाद इस बंदरगाह का इस्तेमाल किसी भी देश के द्वारा ना किया जाए। तो भारत के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। भारतीय कंपनियों के लिए बहुत बड़ा नुकसान है क्योंकि भारत ने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट यहां पर किया है, अपना पैसा लगाया है। लेकिन अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया है ईरान की उस बंदरगाह पर। अब भारत इस पर क्या एक्शन लेगा? क्या भारत अमेरिका के प्रतिबंधों से दबकर अपने पैसे का नुकसान करवा बैठेगा और इस बंदरगाह पर आवाजाही बंद कर देगा, या भारत कोई दूसरा रास्ता निकालेगा अमेरिका को जवाब देने का? फिलहाल चाइना और रूस ने अमेरिका के प्रतिबंधों को अवैध बताते हुए खारिज कर दिया है और कहा है कि ईरान के साथ हमारा व्यापार जारी रहेगा, हम इस बात का संकल्प लेते हैं। अब देखते हैं कि भारत अमेरिका के प्रतिबंधों के खिलाफ किस तरह से सामने आता है। लेकिन यह बहुत बड़ा नुकसान होगा भारत को। चाबहार बंदरगाह जो ईरान की है उस पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया है, तो ये एक बहुत बड़ा एक्शन इसको कह सकते हैं कि ट्रंप ने भारत के खिलाफ कहीं ना कहीं लिया है। प्रतिबंध तो ईरान को झुकाने के लिए लगाए हैं, लेकिन इसका नुकसान सबसे ज्यादा किसी को होगा तो वो हमारा देश भारत है। देखते हैं कि अब आगे क्या होता है। ईरान के ऊपर अमेरिका और उसके साथी देशों की तरफ से लगातार प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, लेकिन ईरान इनसे दब नहीं रहा है। अहमद नादेरी ये एक एमपी हैं ईरान के, इन्होंने कहा कि प्रतिबंधों में अचानक बदलाव का हमारा जवाब परमाणु बम बनाना होना चाहिए, वरना ईरान का हश्र लीबिया जैसा होगा।
इन्होंने कहा कि हमारे ऊपर जो प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं इसका जवाब हमें परमाणु बम बनाकर देना होगा, वरना हम लीबिया जैसे हो जाएंगे, हमें ये लोग कुचल कर निकल जाएंगे। प्रतिबंध लगाते रहेंगे और हमें कुचलते रहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप लगातार दुनिया के तमाम देशों के ऊपर प्रतिबंध लगा रहे हैं, लेकिन इजराइल के खुलकर साथ हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन $6 अरब के हथियार और भेजने का प्लान बना रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। बस जो अमेरिकी कांग्रेस है उससे इजाजत ले रहे हैं, उसकी रजामंदी होगी, $6 अरब के हथियार और आ जाएंगे इसराइल के पास। बात कतर की कर लेते हैं। इसराइल ने कतर के दोहा में हमास के हेडक्वार्टर पर हमला किया और उसके बाद इसराइल ने कतर को धमकी दी कि ऐसे हमले आगे भी हो सकते हैं अगर आपने हमास के लोगों को अपने देश से बाहर नहीं निकाला। फिलहाल कतर ने इसराइल की इस गुजारिश को खारिज कर दिया है और कह दिया है कि आप कुछ भी कहते रहें, हम अपने देश से इन लोगों को नहीं निकालेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको इस रक्षा मंत्री कार्स का एक पोस्ट दिखाया था जहां पर ये यमन के नेताओं को धमकी दे रहा था कि आपका हश्र भी हम वही करेंगे जो आपके पुराने लोगों का किया, उनको नर्क में पहुंचाया, आपको भी नर्क में पहुंचाएंगे और आपके झंडे को हम इजरायली झंडे से बदल देंगे। तो इसको जवाब देते हुए यमन के अंसारुल्लाह के राजनीतिक ब्यूरो मेंबर मोहम्मद अल फरहा ने कहा कि अपना झंडा फहराने से पहले आपको अपने एलात बंदरगाह को दोबारा से जिंदा करना होगा और अपने जहाज़ों पर इजरायली झंडा वापस लाना होगा, जो अब हमारी नौसेना के डर से दूसरे झंडों के नीचे छिपे हुए हैं। आप यमन पर कब्जा करने की बात करते हैं जबकि आप इजरायली गैलेक्सी लीडर जहाज को वापस पाने में नाकाम हैं। आपको याद होगा जब जंग शुरू हुई थी तो उसी दौरान हुतीज ने गैलेक्सी एक जहाज को पकड़ लिया था, अभी तक इजराइल नहीं छुड़ा पाया है। तो यही कहा कि आप जहाज नहीं छुड़ा पा रहे हैं और यमन पर कब्जा करके झंडा फहराने के सपने देख रहे हैं। तगड़ा जवाब देते हैं हुती। दोस्तों, अमेरिका के अंदर यूनाइटेड नेशंस की जो महासभा होने वाली है उसमें ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा और बेल्जियम कुछ और देश हैं जो फिलिस्तीन को अलग राज्य का दर्जा दे सकते हैं। ऐसी बहुत सारी खबरें आ रही हैं जिसके चलते हुए मैंने आपको बता दिया है कई दिन पहले कि जो फिलिस्तीन के राष्ट्रपति हैं महमूद अब्बास, उनके वीजे पर बैन लगा दिया है, वो अमेरिका के अंदर इस महासभा में शामिल नहीं होंगे और भी जो नेता हैं फिलिस्तीन के वो नहीं पहुंच पाएंगे, महमूद अब्बास की सरकार के नेता। तो अब खबर आ रही है कि महमूद अब्बास को अगले हफ्ते न्यूयॉर्क में होने वाली इस बैठक में एक वीडियो लिंक के जरिए जोड़ा जाएगा। इसके लिए वोटिंग भी हुई थी, 145 वोट इस पक्ष में पड़े, 5 वोट इसके खिलाफ पड़े। फिलहाल अमेरिका ने वीज़ा नहीं दिया, लेकिन अब उनको एक वीडियो के जरिए लाइव इस महासभा में जोड़ा जाएगा और ये जो फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा जैसे देश मान्यता देने की बात कर रहे हैं, देखते हैं कि ये लोग मान्यता देते हैं या फिर सिर्फ बयानबाजी होगी इनकी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।